बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं उन पर हम बात करते हैं जी। 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं, बानी की सेहत पर सियासत ना की जाए, राना सनाउल्लाह। बांग्लादेश इंतखाबात में बीएनपी 2/3 अक्सरियत से कामयाब। यूएई ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह तोसी कर दी। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोहर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। भट्ट साहब, इससे पहले हम अपने टॉपिक्स की तरफ आएं, सबसे पहले तो हम अफसोस कर लें। हाँ, ये एक आज बड़ा अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि सैयद ज़ईम हुसैन कादरी, जो कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा और वो नून लीग के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे और फिर जनरल सेक्रेटरी भी रहे और बड़े ज़बरदस्त, बड़े दबंग आदमी थे, बड़े शहरदार बंदा सी। लाहौर के अंदर उनका अपना एक रख रखाव था, उनकी एक पहचान थी, उनके ख़ानदान की एक पहचान थी। और ज़ईम कादरी साहब जो हैं, उनको आज से 3 रोज़ पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर सके और आज सुबह उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत फरमाए। अभी मैं उनके जनाजे पे गया हुआ था और यकीन जानिए कि एक अफसोस की बात, जाहिर है किसी की डेथ हो जाना, और ज़ईम कादरी जैसा बंदा, मेरे साथ तो खैर उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े दरीना ताल्लुकात थे, मेरे तो वो बिल्कुल भाइयों की तरह थे और एक इंतहाई जीता जागता इंसान था, यानी जिसके अंदर ज़िंदगी जो है ना वो भरपूर तरीके से मौजूद थी। वो हंसता खेलता, हर एक के साथ बहुत ही फ्रैंक रवैया और बिल्कुल एक सच्चा साफ सुथरा इंसान था। अच्छा, अब जो मुझे इस उनकी जनाजे पे जाके एक चीज़ का इत्मीनान हुआ, वो ये हुआ कि लाहौरियों ने, लाहौर की सियासी जो है अपना क्लास, उसने, उनके सियासी कारकुनों ने और जो उन लाहौर के अदरवाइज आम लोग थे, उन्होंने उनके जनाजे में बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। बड़ा रश था, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए। आपने वो पहले ही बता दिया कि जीदार और दोस्तों वाले आदमी। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ज़ईम कादरी जो है ना, उनका इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए एक रोल है। और जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया, एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया और इक़्तिदार संभाल लिया, तो उसके बाद जो चंद जमहूरियत के दीवाने परवाने आए सामने जमहूरियत की बहाली के लिए, उनमें राना सनाउल्लाह भी थे, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग थे। उनमें ज़ईम कादरी का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती, क्योंकि उन्होंने जेल भी काटी, उन्होंने हर किस्म की जो रेजिस्टेंस दी जा सकती है ना एक गैर जमहूरी हुकूमत को, वो दी और अपनी पार्टी के लिए भरपूर कोशिश की और एक्चुअली तो वो जमहूरियत के लिए कोशिश की। फिर वो मुतअद्दिद बार MPA बने, मिनिस्टर भी रहे। तो ज़ईम कादरी का सच्ची मुची जो इस तरह से अचानक चले जाना ना, ये लाहौर की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो एक बाकायदा यानी हर बात के ऊपर मेरी उनके साथ मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों मुलाकातें हैं और वो हर बात के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखते थे। आप उसे इख्तिलाफ़ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन वो हर मौक़िफ़ उनका एक होता था, किसी भी इशू पर बात करे वो अपना एक मौक़िफ़ रखते थे और खुल के बयान करते थे। यानी किसी जगह पे वो अपने आप को रोकते नहीं थे अपनी बात करने से। अब उनकी मिसेज भी हैं सियासत में? उनकी मिसेज भी MPA रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन जब वो MPA से हट गई तो मेरा ख्याल उसके बाद वो उस तरह से एक्टिव नहीं रही। ज़ईम साहब भी मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह गए थे और एक और पार्टी के अंदर आजकल थे, मगर नून लीग के साथ उनका जो मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता था वो बरकरार था। हमने उनको लास्ट टाइम जो देखा तो वो मरीम नवाज़ के साहबजादे की शादी में उनको देखा गया, वो वहाँ पर लास्ट अभी जी वहाँ पर वो मौजूद थे। तो उनका जो लोगों के साथ एक हार्ट टू हार्ट रिलेशन था वो बिल्कुल मौजूद था और आज मुझे उनके जनाजे में वो सारा रिलेशनशिप नज़र आया। अफसोस की बात है, बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बट साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बानी पीछे बात करते हैं, पीछे वालों के पास मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ कि सियासी कोई बात नहीं रह गई, अब उनकी सेहत को लेके अपनी सियासत चमकाते रहते हैं, बहुत गलत बयानियाँ बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो बानी PTI है ना जी,
उनके हवाले से बड़ी तफसीली बात करनी पड़ेगी, तो आप ज़रा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर समझा सकूं ये इशू है क्या, ये चल क्या रहा है। सही। पहली बात तो ये है कि उनकी आंख को क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं ज़रा मैं क्लैरिटी के साथ कब से स्टार्ट हुई, मैं वो सारी बात एग्जैक्टली ये बड़ा जरूरी है क्लियर करना। देखिए, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी की आंख के साथ कभी भी हो सकता है। इसके 2-3 मेजर रीजंस होती हैं। एक ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल में ना हो उसकी वजह से हो सकता है। ये दूसरा जो होता है वो होता है आपकी शुगर का अगर आपको इशू है वो हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ग्लूकोमा है यानी अगर आपको काला मोतिया है तो उससे ही हो सकता है। और अगली बात यह है कि काला मोतिया इसके बाद भी हो सकता है। सो ये एक जो बीमारी बताई जा रही है ये इस बीमारी की मैंने थोड़ा सा ये आपको तारुफ सा करवाया। वजूहात ये हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ये इन वजूहात की बना पर ये बीमारी आपको हो सकती है। अब ये जिस तरह हार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि ब्लॉकेज आ जाती है, तो आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से जाहिर है ये काम होता है, तो उसमें स्टंट डाल दिया जाता है और वो ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। यहां पर भी आंख के अंदर इस तरह से ब्लॉकेज आ जाती है, क्लॉट आ जाता है। अब वो जो क्लॉट है वो आंख की वो वेन इतनी ज्यादा बारीक होती है कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। अब उसमें आप स्टंट नहीं कर सकते, यानी उसमें आप उसको आप खोल नहीं सकते, उसमें आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, कुछ नहीं। लिहाजा उसका जो वाहिद तरीकेकार होता है वो ये है, दुनिया भर में एक ही तरीकेकार है और ये है कि आप इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्टेबल। आप जी वो इंजेक्शन लगाते हैं, आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है। ये अगर लाहौर में इलाज है तो यही है, अगर न्यूयॉर्क में इलाज है या लंदन में इलाज है तो यही है। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद ये इनका आंख का प्रेशर होता है वो भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अब ये आगे फिर बहुत सारी इसके तरीका इलाज हैं जो, यानी इसमें इलाज के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो किए जाते हैं। अब जाहिर है कि वो इतना लंबा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि जेल में थे और प्रॉपर तरीके से उनको अटेंड नहीं किया गया तो इसलिए उनकी आंख का प्रॉब्लम हो गया है। मैं ये बड़ी क्लैरिटी के साथ, और मैंने ये बात अपने जो बड़े मशहूर एक आई सर्जन है डॉक्टर सलमान हमजा, मैंने उनसे तफसील के साथ ये बात डिस्कस की है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप किसी को भी हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। अगर जब उनको धुंधलापन बताया जाता है कि हुआ था तब भी इंटरवीन किया जाता तो फाइनल रिजल्ट यही निकलना था जो हुआ है। तो लिहाजा इसमें देर से डॉक्टर को दिखाने वाला इशू जो बनाया जा रहा है वो नहीं है। अब अगली बात जो की जा रही है पीटीआई की जानिब से वो की जा रही है कि उनको, आप जानती हैं, ये कहते रहे हैं कि जनाब उनको जेल में सहूलतें नहीं है, उनको पानी साफ नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता, लाइट नहीं है, वहाँ पर सफाई नहीं होती और बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर कीड़े फिर रहे हैं, इस तरह की सारी बातें आप जानती हैं ये बनाते रहे। अब जो अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए सलमान सफदर साहब जी, जो रिपोर्ट लिख के भेजी, जो रिपोर्ट लिख के भेजी मर्जी से जी, वो जो रिपोर्ट लिख के भेजी उसमें उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई जो हैं उनको सफाई का कोई इशू नहीं है, वो मुतमईन है, जेल में जो सफाई है उससे मुतमईन है, उनको खाने का कोई इशू नहीं है। बल्कि उन्होंने बताया कि वो खाने में क्या क्या खाते हैं। 2 दिन वो देसी मुर्ग खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, 2 दिन वो छोटा गोश्त खाते हैं, 2 दिन वो दालें खाते हैं या स्नैक्स खाते हैं, उसके साथ अंडे हैं, उसके साथ जूसेस हैं, उसके साथ जो भी फल है, उसके साथ खजूरें हैं। आप घर में रह के ये सब खाते हैं? अच्छा, सुनती नहीं खाते हैं, ईमानदारी से बताएं। ये तो आप उनसे पूछें कि जो ये सारा कुछ उनके लिए आवाज उठा रहे हैं क्या वो अपने घर में सब कुछ अवेलेबल है? अच्छा, फिर आपके और मेरे घर में किसी जगह पे जिम नहीं है, बिल्कुल सही, बानी पीटीआई को अंदर ये वाली सहूलत मौजूद है कि उनके पास शायद ट्रेडमिल भी है, कैदे तन्हाई का भी वो जी, और साइकिल भी है चलाने के लिए, और उनके पास वेट लिफ्टिंग का सामान भी मौजूद है। ये उस रिपोर्ट में लिखा। ये बातें वो नहीं है कि मैं जराए से बता रहा हूँ मैंने भी या मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब मुझे किसी ने बताया है, नहीं, ये जेल हुकाम की रिपोर्ट है, नहीं नहीं नहीं, ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट है जो जाहिर है वहां पे 3.5 घंटे बैठे रहे और 3.5 घंटे में उन्होंने एक एक चीज बानी पीटीआई से डिस्कस की। अच्छा, फिर
अभी, और मैक्सिमम उन्होंने कम करके लिखा होगा। अब मामला ये है कि हमारे जो आम घर है ना, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और पाकिस्तान के अंदर 90% लोग जो हैं वो वही पानी इस्तेमाल करते हैं कि मैक्सिमम आप ये करते हैं कि आप चले जाते हैं जहां पर वाटर फिल्टर होता है, वहां से आप पानी की बोतल भरते हैं, फिल्टर प्लांट, और वहां पर जाके वो पानी घर ला के आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम ये करते हैं। और अगर किसी ने एक्स्ट्रा केयर करनी हो तो वो उस पानी को फिर बॉयल कर लेता है। हाँ, सही सही सही, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जिस कंपनी का पानी वो इस्तेमाल करते हैं, मैं वो नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का, उसकी वजह ये है कि ये पीटीवी की पॉलिसी ना हो जाए कि तुझे तो इश्तेहार चलाता पड़ के, लिहाजा मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं, मतलब एक अच्छे ब्रांड का पानी पीते हैं। अच्छे ब्रांड का नहीं, सबसे महंगा पानी। जी, अच्छा ब्रांड उसी को कहते हैं ना, ना, अच्छा ब्रांड तो और भी हो सकता है ना। अच्छा ब्रांड जरूरी नहीं महंगा ही हो, ठीक है। अच्छे का मतलब हमारी लैंग्वेज में, देसी में महंगे वाले को कहते हैं। लेकिन वो अक्सर होता है फिर ऊंची दुकान फीका पकवान भी होता है ना। तो लेकिन यहां पर वो सबसे महंगा पानी जो वो जेल में बैठ के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये सारी सहूलतें उनको जेल तो ना हुई फिर ये किसी के अपने वर्ड्स थे जी जी कि ये जेल तो ना ही, अगर आपको पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो ये जेल तो ना हुई। अच्छा, अब ये सारा कुछ जब वो करते हैं और वहां पर टीवी भी है, बिल्कुल है, न्यूज़पेपर जाता है, उनको न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, 100 से ज्यादा किताबें, 100 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं, तो ये सारी सहूलतें उनके पास मौजूद है। अच्छा, अब यहां पे आप जरा 1 मिनट रुकिए। आप रोजाना अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाती, मैं भी नहीं करवाता, नहीं करवाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, मतलब को नजला जुकाम बीमार भी हो जाए तो नहीं करवाते हैं। डॉक्टर से फोन पे पूछ लिया कि यार फ्लू है यार, दवाई दे, वो कहता है फलानी गोली खा ला, ठीक है, ऐसे ही होता है। मुझे आजकल चूंकि फ्लू है, मैं इसलिए इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप अपना दुख बताएं। अब दुख है ही, ठीक है, लेकिन वहां पर दिन में 2 बार डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, 2 बार, ठीक है। अच्छा, अब जब 2 बार मेडिकल चेकअप होता है तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनकी शुगर चेक होती है, उनसे पूछा जाता है आपको कहीं पेन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बुखार तो नहीं, ये सारा कुछ उनका चेकअप होता है। सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जिस बंदे की इतनी टेक केयर की जा रही हो, इतनी टेक केयर, सच्ची बात है, सकी मां भी नहीं कर दी, जो तो बच्चा स्कूले जान जो ही नहीं करता, ठीक है, जितनी टेक केयर वहां पर उनकी की जा रही। अब इसके बाद भी कहा जाता है कि हाँ, ये मन सच्चा प्यार नहीं मिले, तो बंदा पूछे सच्चा प्यार किधर ना रखे आज, ठीक है। आज फिर वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन तो यार कल है, आज तो नहीं है मेरा ख्याल, हमारे प्रोग्राम के बाद चले वो तो जब होगा सब होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार ये देखिए इतनी टेक केयर की जाती है। अब ये है एक रवैया मौजूदा सिस्टम का, मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा जो भी इस वक्त एक सिस्टम चल रहा है उसमें। अब एक रवैया मैं उनके दौर का याद दिलाना चाहता हूं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूं। उनके दौर का रवैया सुन ले जरा। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, बिल्कुल, उनकी बहन है फरियाल तालपुर साहब, जो कि MPA हैं, पहले भी MPA थी सिंध असेंबली से। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, वो हॉस्पिटलाइज थी, कार्डियोलॉजी में, इमरजेंसी वार्ड के अंदर थी। वहां से उनको गिरफ्तार करवाया गया, चांद रात थी। उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि जेल में थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम, उनको शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, उनको और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थी, बिल्कुल। इसके बावजूद उनको घर का खाना नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था जेल में जो है दाल रोटी वो खाएं, चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैंने इस पर बाकायदा सवाल किया, उस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो उस वक्त मिनिस्टर हुआ करते थे इतलात के, तो इन्होंने मुझे कहा कि बाट साहब वो तो खलीफे की खताई खाते हैं, तमस्खर उड़ाने के अंदाज। जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो बाकायदा तमस्खर उड़ाया करते थे मियां नवाज शरीफ की बीमारी का। अच्छा, लोग नहीं, बानी पीटीआई खुद भी उड़ाते। मैं आपको क्लिप चला नहीं सकता, वरना मैं आपको क्लिप चलवा के दिखाता कि किस तरीके से पब्लिकली तमस्खर उड़ाया। नहीं, हमें ये बात याद दिलानी चाहिए कि हम भूले नहीं है, अवाम को वो बातें याद है। फिर अगली बात ये है
कि उसके बाद मुलाकात नहीं करने दी जाती थी मरियम नवाज शरीफ साहबा की। अभी आप जरा वो क्लिप एक दफा चला दें। जी प्रोड्यूसर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज वो क्लिप चलाएं तो पता चले लोगों को कि क्या हालात थे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोले हैं। जज साहब से इजाजत मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाजत दे कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियां साहब को देख लूं अपनी आंखों से। उन्होंने इजाजत नहीं दी। भाई हमें शहबाज शरीफ साहब से मिलने दें और अमन तरीके से मिलने दें और अमन। हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े, हम मेडिसिन लेके आए हैं लेकिन हमें इनको बिल्कुल राना साहब से मिलने नहीं दे रहे। और हमारी यही कोशिश है कि आप 1 मिनट के लिए मिला दें और हम उनको लिए मेडिसिन दे दें या कोई ऐसी उनकी खैरियत पूछ लें कि क्या इन्होंने इनके साथ जुल्म किया है। इसके अलावा और भी हमारे काफ़ी सारे लीडर्स थे मुस्लिम लीग नून की टाइम पे जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अभी आप जरा दीगर बुकला जहां पर मौजूद थे वहां पर अताला तड़ साहब भी मुसलसल उनके साथ हुआ करते। मैं उस वक्त रिपोर्टिंग किया करता था और मैंने एक एक लम्हे को कवर किया हुआ है। जितनी जो हालत थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। जिस हालत में वो सारा जो है वो ये नून लीग ने भुगता हुआ है, ठीक है, खाम खा भुगता हुआ है, नजायज कोई जुर्म नहीं था, बाद में साबित हो गया, अदालतों ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर एक फेक केस बनाया जाता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जिसमें सजाए मौत है, वो केस बनाया जाता है और उसको जेल में डाला जाता है। अब राना साहब एक हार्ट पेशेंट है, राना साहब शुगर पेशेंट हैं, एजेड आदमी हैं। वैसे राना साहब मतलब दलेर दबंग आदमी है, वो एक अलग बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इतनी भी एज नहीं है, बहुत एजेड ना करें। नहीं, ही 70+। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, लगते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। राना साहब जो है ना, मैं उनको जेल से जब तारीख पे लाया जाता था ना, ये कचहरी में, अक्सर औकात वहां पर हब्स का मौसम था और अक्सर औकात वहां पर लाइट बंद कर दी जाती थी इस एरिया की। अच्छा, अब हब्स में एक हार्ट पेशेंट है, वहां पे बहुत से लोग उनके हल्के के मुस्लिम लीग नून के लाहौर के लोग उनसे मुलाकात के लिए गए होते थे, सॉलिडारिटी के लिए गए होते थे और वहां पे रश होता था बेतहाशा। अदालतों के कमरे ज़ाहिर एक हद तक ही बड़े हो सकते हैं, उसमें हब्स, गर्मी, ऊपर से लाइट चली जानी और बुरा हाल। उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो खड़े होकर ये कहा करते थे कि मैं अपने लीडर के साथ 1000% खड़ा हूं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब उनकी बेगम का क्लिप देखिए जरा कि उनकी बेगम जो है वो वहां पर, ये क्लिप मैंने खुद बनाया हुआ है। हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े, हम मेडिसिन लेके आए हैं लेकिन हमें इनको बिल्कुल राना साहब से मिलने नहीं दे रहे। और हमारी यही कोशिश है कि आप 1 मिनट के लिए मिला दें और हम उनको लिए मेडिसिन दे दें या कोई ऐसी उनकी खैरियत पूछ लें कि क्या इन्होंने इनके साथ जुल्म किया है। जी, जब राना साहब गिरफ्तार हुए थे तो कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते तक उनसे उनके घर वालों की मुलाकात नहीं करवाई गई थी और उनकी बेगम साहबा इसी तरह रोटी लेकर, उनकी मेडिसिन लेकर, और वो मेडिसिन जेल की तो दूर की बात है, आपको तो सुबह शाम चेकअप दिया जा रहा है ना, वहां पर कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर अगली बात सुनिए, जेल के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब की सेल था वहां पर जो है कीड़ियां आ जाएं, इसलिए वहां पर चीनी फेंकती जाते थे ताकि वो सो ना सके। एक ही कंबल था, वही आप नीचे ले ले, वही आप ऊपर ले ले। ख्वाजा आसफ साहब के साथ जो हुआ वो किसी ढका छुपा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपोजिशन लीडर थे, ये नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी मांगा करते थे क्योंकि कमर का प्रॉब्लम है और वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि जनाब जाहिर है कि नमाज चेयर पे बैठ के पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन उन्हें चेयर नहीं दी जाती थी ताकि इन्हें तकलीफ हो। तो ये रवैया था इनका अपना। मैंने अभी आपको चंद मिसालें दी, मैं आपसे जो मिसालें हैं मैं इस पर बात करना चाहूं तो सारी रात गुजर जाए और वो दास्तानें ख़त्म ना हो जो मैंने बतौर रिपोर्टर के कवर की नहीं सारी की सारी। अच्छा, और रिकॉर्ड का हिस्सा। लेकिन यहां पर उल्टा क्या हो रहा है, यहां पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट 3.5 घंटे मिलते हैं और वो जो बानी पीटीआई हैं वो ये बताते हैं कि उन्हें ना अंदर खाने का मसला है, ना वर्जिश का मसला है, ना मेडिसिन का मसला है, ना उनको क्लीननेस का मसला है, ना उनको पानी का इशू है। हाँ, उनका मेरी आंख का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने जो है ये कंप्लेंट की, उसके बाद डॉक्टर आया। बट साहब
ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो आज भी उनके लिए स्टैंड लेके खड़े हैं कि किसी की सेहत पर हम सियासत नहीं करेंगे और उन्हें बेहतरीन इलाज जो है वो अगर जहां वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, अपने अपने ज़र्फ की बात है ना। बिल्कुल सही बात, अपने ज़र्फ की बात। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, अपने अपने ज़र्फ की बात है, बिल्कुल सही, कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं और वो क्या कहते थे। अब मैं वो चला नहीं सकता जो राना सनाउल्लाह के बारे में बानी पीटीआई कहा करते थे, जो राना सनाउल्लाह के बारे में उनके जो गिरदोनवा के लोग थे वो कहा करते थे, वो चलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो इंतहाई गिरी हुई बातें थी। अच्छा, लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि अब वो जेल में जो बानी पीटी बैठे हुए हैं, वो जेल के अंदर कहते जी मुझे प्रॉब्लम हुआ आंख का, मैंने जेल हुकाम से कहा तो एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसने आके आंख का मुआयना किया। उसने कहा जी इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर इनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सही। जेल हुकाम ने कहा ओके हॉस्पिटल ले जाए, ठीक है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उनका प्रोसीजर हुआ और उस प्रोसीजर के बाद उनको वापस बाहिफाजत जो है वहां पर उनके सेल में वापस ले जाएंगे। अब जो प्रोसीजर हुआ है, आप यकीन कीजिए, मैं पूरी तसल्ली करने के बाद आपसे कह रहा हूं, लाहौर हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, बीजिंग हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट जहां पर ये मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ट्रीटमेंट यही है, ट्रीटमेंट यही है, ट्रीटमेंट इससे हटके नहीं है। और ये हर महीने एक टीका जो है बताया जाता है वो लगेगा, और ये 3 माह के लिए होता है, हर 1 माह बाद लगेगा अगर अच्छा, आगे बढ़ती है तो। साहब ये जो कह रहे हैं 85% जो है उनकी नजर है वो खत्म हो गई है, क्या ये जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, आपने अगर डॉक्टर साहब से पूछा हो तो क्या ये रिवर्सेबल है? अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं जी। ये प्रॉब्लम 2 वजह, जो इसके 2 रुख हैं। एक प्रॉब्लम जो है, एक रुख जो है, अगर वो वाला इशू है, वो अभी जाहिर है कि मुझे उसका नहीं पता कि इनका कौन सा इशू है, इनकी बीमारी क्या, जो किस्म है वो किस किस्म की है, मुझे वो नहीं पता। लेकिन एक जो किस्म है उसमें 50 to 60% नजर रिकवर हो जाती है, ठीक। और एक जो होती है उसमें जितनी रिकवर हो गई है 15% उतनी ही होती, उससे ज्यादा नहीं होती। अच्छा, अब जो आगे इलाज होना है वो एक्चुअली इलाज नहीं होना, वो इंसदाद होना है, यानी मजीद काम ना बिगड़े उसके लिए वो इंजेक्शंस या वो ड्रॉप्स जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा वो इसलिए डाले जाएंगे कि मजीद काम जो है वो खराब ना हो और उनकी आंख जो है वो जो है उसको सेव किया जा सके, ये उसके लिए होगा। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें जेल हुकाम की गलती है, मैं ईमानदारी से समझता हूँ इसमें जेल हुकाम की कोई गलती नहीं। अभी एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, यहां पर बानी पीटी ने कहा कि मेरी आंख को प्रॉब्लम है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, और उनको डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जनाब जो कहा उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है। अब इनकी बहनों की मुलाकात हुई आखिरी 2 दिसंबर में, हाँ, और बाहर आके बहनों ने बताया कि जनाब बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बताया ना, रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, और बहुत सारे गुस्से दिखाए जी, सेहत के हिसाब से बताया। अब ये इस रिपोर्ट में बानी पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर में उनका विजन जो है वो थोड़ा ब्लर होना शुरू हुआ था, और दिसंबर में मुलाकात हो रही है। अक्टूबर के अंदर उन्होंने 11 ट्वीट्स किए, 11 मुलाकातें की, और वो जो 11 मुलाकातें हैं उनमें से किसी एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि मेरी आंख को प्रॉब्लम है और मैं कह रहा हूं और मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा। बहनों से मिले हैं, वुकला से मिले हैं, अपने जो पॉलिटिकल एलाइज हैं या लोग हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, किसी एक जगह पर उन्होंने इस बात का शिकवा नहीं किया। ठीक हो गया, अभी बात खत्म नहीं हुई, देखिए कि चीजें कंपैरिजन करने की हैं। मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने जेलर को कहा कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे फील हो रहा है, उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, ये आपने क्लिप देखा ना, उनका मैं जाके देख लूं तो वो मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर वो खबर आ गई
मार्केट हो गई खबर, उसके बाद सारे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ, और उसके बाद ये वो भी सोशल मीडिया पे हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे मीडिया के ऊपर तो खबर आ ही नहीं सकती थी, बैन था। वो प्रेशर जो बिल्ड हुआ तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये पीआईसी में, जिसका संगे बुनियाद खुद मियां नवाज शरीफ ने 1985 में बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब रखा हुआ था। वहां पर उनको ले जाया गया, और वहां पर जब ये टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनको 2 बार हार्ट अटैक हो चुका। एक रवैया वो था, एक रवैया ये है जो कि बानी पीटी के साथ रखा जा रहा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, क्या वो अभी जेल में भी लाडले ही हैं? जी सर, लाडले अब देख लें, आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे बेटों से बात करवाई जाए, अदालत ने हुक्म दिया बात करवाए, कहा है ना, कहा। मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार के प्राइम मिनिस्टर थे, मुल्क की इकोनॉमी ठीक की, मोटरवेज दिए, एटमी धमाका किया, दुनिया में पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया, बेहतरीन जंगी तैयारे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ने उनका यानी उसकी बुनियाद रखी, सिस्टम की, दिफा को मजबूत किया। और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने दहशत गर्दी का खात्मा किया। 3 बार का प्राइम मिनिस्टर जेलर से ये कहता है कि मेरी बात करवा दे, मुझे लगता है कि कुलसूम नवाज की तबीयत दुरुस्त नहीं है, और वो बात नहीं करवाता। वो कहता है मियां साहब इजाज़त नहीं है, और 1 घंटे बाद वही जेलर जाके बताता है कि आपकी बेगम अब दुनिया में नहीं रही। सो एक रवैया वो था। मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, शिकायत नहीं करता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो ये इन्होंने एक किस्म का डाला हुआ है ना, शुरू किया हुआ है कि बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। बाबा कोई जुल्म नहीं हुआ, जुल्म ये हुए। हाँ, जुल्म बताएं भी। जुल्म ये हुआ कि आपको पिम्स में ले गए, वो कह रहे हैं हमें शौकत खानम जाना था। जुल्म ये है कि एक खातून को आप, वैसे मुझे याद आ गया, जिसका शोर मचा रहे हैं कि हमें अपने हॉस्पिटल में लेके जाना है, वहां कोई डॉक्टर है आंखों के भी? अल्लाह ना करे कि उनको वो बीमारी हो जिसका वहां पर इलाज किया जाता है। अल्लाह ना करे कि वो बीमारी किसी को भी हो जिसका इलाज वहां पे किया जाता है, जो उनका हॉस्पिटल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको तो टांग पे वो फ्रेगमेंट ऑफ पुलिस, वो बुलेट्स लगे थे, ठीक है, जर्रे लगे थे। तो ये 6 महीने लाते थे, वो एक जाली जड़ा ना वो पैड पा के फिरते रहे सन कि मुझे जाली था, 100% जाली था यार। नहीं यकीन, 9 मई को जब उन्होंने गिरफ्तार किया, किस स्पीड में टुर रहे सी, चेक करें, पैड तो भी बने आ सी ना, उसको भी बैठे थे व्हील चेयर के ऊपर कि मुझे चला नहीं जाता, ठीक है। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि जुल्म ये होता है कि आप हार्ट के पेशेंट को तकलीफ हो और आप उसको हॉस्पिटल ना लेके जाएं। जुल्म ये होता है कि हार्ट की पेशेंट खातून हो और आप उसको एडमिट हो और वहां से पकड़ इमरजेंसी में, और वहां से आप उसको पकड़ के तो जेल में पहुंचा दें। ये होते हैं जुल्म। ये जुल्म नहीं होता कि कहा जाए कि जनाब, अच्छा ये भी आपको बताता हूं, ये बानी पीटी ने जेल में किसी की ख्वाहिश पर नहीं है। होता ना मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार करके अंदर कर, नहीं, उनको गिरफ्तार तब किया गया जब उन्हें सजा हुई। मुकदमा तो चल रहे थे, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। जब अदालत की जानिब से सजा हुई तब गिरफ्तार किया गया। 9 मई को बानी पीटीआई को अदालत की जानिब से जब सजा सुनाई गई एक केस के अंदर, फिर गिरफ्तार किया गया था। अभी भी वो जो अंदर हैं वो उनको सजा हुई है करप्शन के केसेस में। वो इसलिए अंदर नहीं है कि मौजूदा हुकूमत चाहती कि वो अंदर रहें, अदालत ने कहा इसको अंदर रखो। अब ये अदलिया के ऊपर तनकीद करते थे, और उसी अदलिया के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट जाके लिविंग कंडीशन देखें, और उसी अदलिया के चीफ जस्टिस के हुक्म के ऊपर जो है वो अब उनकी जो भी उनको फैसिलिटेट मजीद किया जाएगा वो उनके हुक्म पर किया जाएगा। तो ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, ये थोड़ा सा चीज़ों को इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनका लीडर इसलिए जेल में नहीं है कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो पॉलिटिकली गलत है, नहीं, उसने ऐसा काम किया है जो क्रिमिनल एक्ट है, करप्शन की है, घड़ी चोरी का केस है, तोशाखाना से चीजें चुराने का केस है। ये केस जो हैं ये चोरी और करप्शन के केस हैं, ये कोई मॉरल वो जुराइम नहीं है,
ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर वो जेल में नहीं है। ये बात जरा क्लैरिटी के साथ समझ आनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ को जो जेल में रखा गया था, उनको किस केस में नाहल किया गया था? बेटे से तनहा ले सकते थे, ली नहीं। पनामा में तो मियां नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था। आज भी उठा के देख लें, 400 कुछ लोगों के नाम थे, उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जबकि पानी पीटी का नाम था। बट सब बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है जो हुआ, जो इवन के जो अभी बानी पीटीआई की सेहत के साथ भी अगर कोई उनतर और वियन के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो भी हमें अफसोस है जो वो करते रहे। लेकिन क्या दुनिया मुकाफाते अमल नहीं है? जी, मुकाफाते अमल है ना। वो हम छोटे होते थे तो वहाँ पर ना एक फेरी लगाने वाले आते हैं ना, वो एक बोली बोला करते थे। स्टोरी शॉर्ट कीजिएगा, मैंने बांग्लादेश पे भी आना है। मैं बताता हूँ, अभी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत अहम है कि वो कहता था कि जैसी करनी वैसी परनी करके दिखाए कोई। मैं छोटा सा था, हमारे मोहल्ले में वो एक फेरी वाला हर जुमेरात को आया करता था। तो सर जैसी करनी वैसी भरनी। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, बीएनपी ने मार लिया है, हुकूमत चेंज होने जा रही है। आपके पास टाइम कम रह गया? मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैंने बांग्लादेश भी जाना है मैंने कहीं और भी जाना है। देखिए, बांग्लादेश में बड़ा जो हुकूमत चेंज होने जा रही है वो अवाम के हक में कैसी होगी, सबसे पहले तो ये बताए ना। देखिए, अवाम ने जितनी भारी अक्सरियत से उनको वोट दिया, मैंडेट दिया है, मेरा ख्याल है कि ये जो अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इनकी वालदा भी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, खालिदा जिया। उनके हस्बैंड की ये मतलब उन्होंने पार्टी की बुनियाद जो कुछ अर्सा कबल उनकी जिया-उर-रहमान डेथ हो गई है, बेगम खालिदा जिया साहबा की। तो ये जब आए, उनका जब इन्होंने अपनी जिला वतनी ख़त्म की और ये वापस आए ढाका में, तो जो ढाका की सड़कों के मनाजर थे वो मैंने देखे हैं, वो फुटेजेस मौजूद हैं, और मैंने वो मनाजर देखे तो मैंने कहा भाई इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने बड़े उनके हक में जुलूस निकले हुए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, तो मुझे तभी यकीन था कि ये मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर है, तारिक-उर-रहमान। जी। अब वो तारिक साहब जो हैं, जाहिर है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी पड़ी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में इश्यूज हैं, बांग्लादेश के सोशल जो सेटअप है उसमें इश्यूज हैं, बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इश्यूज हैं। अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन जो शख्सियत यहाँ पर रूल करती रही बांग्लादेश में, वो शख्सियत इस वक्त एक और मुल्क के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है। तो इस जीत से एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि वो अब उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो अब वहां पर मजीद पनाह लेके बैठ सकेंगे, क्योंकि उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने मुबारकबाद दी है तारिक रहमान को। उन्होंने कहा जी इतने हैवी मैंडेट से आप आए हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करें। अच्छा, हुकूमत चेंज होने से पाकिस्तान और भारत के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं उन पर क्या? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के क़याम के बाद से सबसे बेहतर पोजीशन में इस वक्त है। सही। हाँ, देखिए, पाकिस्तान के साथ तो सारी दुनिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो चुके हैं इस वक्त। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। बिल्कुल। अच्छा, और बांग्लादेश के अंदर इस जमात का जीत कर आना मोदी के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम है, इंडिया के लिए बड़ा सख्त पैगाम है कि बंगाल के अवाम जो हैं वो मोदी की जो पॉलिसी है या इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स बांग्लादेश, उसको वो पसंद नहीं करते। अब तारिक-उर-रहमान साहब जो है ना, इनकी जीत तो गए हैं, कामयाबी मिली है, उनको मुबारक हो, लेकिन इसी तरह जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, ये ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल सही। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इकॉनमी बेहतर करनी है, सोशल स्ट्रक्चर बेहतर करना है, वहाँ पर लोगों ने जितनी होप्स उनके साथ रखी हुई हैं उन पर, वो उन सब पे पूरा उतरना है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब तक तो वो 212 नशिस्तों पर कामयाबी ले चुके हैं, और वहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो जमात इस्लामी आई,
उनको भी मेरा ख्याल 70 के करीब सीटों पर शायद कामयाबी उनको मिली है और बहुत ज़बरदस्त वहाँ का इलेक्शन रहा है और साथ ही साथ एक वहाँ पर रेफरेंडम भी हुआ है इसी इलेक्शन में। रेफरेंडम में उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ लोगों ने मैंडेट दिया कि बड़ी बुनियादी चेंजेस जो हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में करें। अब वो जाहिर है कि उनको एक मैंडेट मिल गया है, एक तो वैसे मैंडेट मिला है। बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं था अब तक, तो नहीं था ना, अब वो भी तो लेके आना। अब एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस तरह के उनके नेबर में, जो कि हमारे नेबर में भी एक बैठा हुआ है फितना, ठीक है, वो फितना जो है ना वो फितना गिरी करेगा, उनकी मुबारकबाद पे यानी ट्रस्ट करने का नहीं, वो फितना गिरी करेगा। मोदी जिसका नाम है, मैं खुल के नाम लेता हूँ, ठीक है, वो फितना गिरी करेगा। तो इसलिए आंखें खोल के बड़े ध्यान के साथ काम करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि बंगाल के अवाम की जो अब किस्मत है वो उनका सितारा चमकेगा और इंशाल्लाह ताला वो लोग भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ है, एक इस खित्ते के अंदर एक और पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत कायम होने जा रही है। अच्छी खबरें हैं, ये अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरें। एक और भी अच्छी खबर है जिसका हमने टॉपिक स्टार्ट में हमने टॉपिक में जिक्र किया था, जो यूएई ने हमारा जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया है। जो उन्होंने डॉलर्स हमारे पास कर्ज हमें दिया हुआ था जो हमारे बैंक में है, क्या बट साहब इससे पाकिस्तान की मईशत के मजबूत होने की इलामत नज़र आ रही है आपको ये सब कि दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान के कर्जे की वापसी की तौसीक़ की गई है उसकी मुद्दत में, यूएई हो, सऊदीया हो, कतर हो, ये हमारे भाई हैं, ये हमेशा ही हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये ऐसे मौके के ऊपर ये जो एक्सटेंड किया गया, भाई थे, भाई बिगड़ भी चुके थे, भाइयों की नाराजगियां भी चल रही थी। मैं अब इतना ट्रस्ट की बात कि वो हर बार एक्सटेंड कर देते हैं। नहीं, ट्रस्ट अपनी जगह के ऊपर, ट्रस्ट अपनी जगह के ऊपर एक मामला और भी है। मैंने जब बांग्लादेश का जिक्र कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया जानती कि ताकतवर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सिर्फ फौजी लिहाज से ताकतवर नहीं है, मईशत की बात हो रही है, मईशत की तरफ भी हमारी जो है ना मतलब बड़ी तवज्जो है और वहाँ पर भी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो ये $2 अरब जो है ये अब हमें इसमें तोसी हुई है, 2 साल की तोसी हुई है मेरा ख्याल है, ठीक है, नहीं 2 माह की 2 माह की तोसी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है मजीद एक्सटेंड हो जाएगी, मेरा ख्याल है इसमें मजीद एक्सटेंशन हो जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये मौजूदा हुकूमत जो है सर, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल एंड के ऊपर बेशक करनी पड़ेगी, लेकिन सच्ची बात यही है कि मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत जिस बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान जो है दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट हुआ है जितना आज है। और वजह ये मौजूदा पूरा जो हमारा अस्करी और सियासी जितना भी इस वक्त सेटअप है वो एक पेज पर है और सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए मईशत बेहतर हो रही है, दोस्त ममालिक का एतमाद बढ़ रहा है। बट साहब इसमें एक और मैसेज नहीं है बिजनेसमैन के लिए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? देखिए वो तो मैसेज मौजूद है, वो तो सिग्नल भी तो है, नहीं सिर्फ इस वजह से थोड़ी है कि वो 2 माह की तोसी होगी, वो तो पहले भी होती आ रही है। नहीं, लोग पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है। $1.6 बिलियन अमेरिकन बैंक लगा रहा है, वो कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, अमेरिका का ऑफिशियल अपना बैंक है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम पे लोगों को एतमाद है जो पहले नहीं था। बानी पीटीए के दौर में बहुत ज़्यादा खराब हालात थे, इसको बड़ी मुश्किल से ठीक किया है और ये अब ठीक ही रहेगा। जो कुछ लोग उम्मीदा ला के बैठे, उम्मीदा पूरियां नहीं होनी है, मैं तो नहीं दसता। मईशत बेहतरी के जो इफेक्ट्स हैं आप पे, मुझ पे, आम आवाम पे आ रहे हैं क्या? महंगाई कम हो रही है और आगे मजीद कितनी होने जा रही है? अच्छा देखिए, डॉलर जब समझ तो तभी आएगी ना मईशत बेहतर हुई। अब हम जितने मर्जी ये फिगर्स बताते रहें, आम आवाम को क्या समझ आता है? डॉलर का क्या रेट है? 280। आज से 2 साल पहले क्या था? 280, यानी 275 और 280 के दरमियान बीच में यहीं पे डॉलर रह रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक हो गया।
पेट्रोल का क्या रेट है, इसी उस ब्रैकेट के अंदर है वो, बल्कि बहुत ज़्यादा था, कम करके वहाँ पर लाया गया। ठीक हो गया। वजह क्या है? वजह यह है कि आम आदमी जो है उसकी हालात बेहतर हुए हैं, टैक्सेस अच्छे तरीके से जमा हो रहे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है। डॉलर का रेट बढ़ेगा मोहतरमा, याद रखिएगा, तो कीमतें हर चीज़ की बढ़ेंगी। इस बात को कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो बिजली का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो हर चीज़ की रेट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि अगर हमारी कीमतें उस सतह पर नहीं आई जो नवाज शरीफ के दौर में थी, 2017 वाली, 2016 वाली, तो जहाँ से काम ख़राब हुआ था, जहाँ से पनामा में से कामा निकाल कर मियाँ साहब को नाहल किया गया था, वहाँ पर अगरचे वापस नहीं आए अभी तक, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है पिछले 3-4 साल से। ये बड़ी बात है। ये मज़ीद बेहतर होगा और कीमतें कम होंगी इंशाल्लाह, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं होता। ये आए थे ना कुछ जादू की छड़ी वाले और अलादीन के चिराग वाले, आज वो भी कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं होता। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशों को साइड पे करके कौम के लिए जिंदा रहना पड़ता है, कौम के लिए मरना पड़ता है, फिर जाके हालात जो है ना कौमों के बदलते हैं। अच्छा, यूएई ने भट्ट साहब जो ये एक्सटेंशन दी है हमें 2 माह की, इससे हमने आगे जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा करना है उससे हमारे पांव ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, सिचुएशन स्ट्रांग हो गई? देखिए, आईएमएफ जो है ना हर सूरत में पाकिस्तान के साथ अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ के क्रेडिट पे भी तो ये बात जाती है ना कि पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आईएमएफ हो या दुनिया का कोई भी अदारा हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को अब कोई इजी नहीं ले सकता। मई 2025 की जंग के बाद पाकिस्तान को अब कोई इजी नहीं ले सकता। अब अल्लाह का शुक्र है, सत्य खैरान है पाकिस्तान को हर हवाले से। बेशक लाख प्रोपेगेंडे होते रहे, प्रोपेगेंडे करने वालों को ज़ाहिर है आप उनका जवाब देना। देखिए, उसका तोड़ किया जाना चाहिए। तो कहते हैं हमारे टाइम पे मईशत बेहतर थी। तो वो दस दियो ना, फिर उस्मान बुज़दार सी इत्थे वज़ीर अला, ये तो माल तो लंगड़ा औखा सी। ये मरियम नवाज ने जिस तरीके से किया है, सूरत हाल को संभाला है, आप देखिए। क्या बात कर दी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैंने मरियम नवाज का, मियां वाली का जिक्र जरूर करना है। मेरा क्या वो अगली दफा कर लीजिएगा। क्या उन्होंने सराइकी में बोल के बताया है, गिन जुल्लो तेरे गिन जुल्लो। अब मियां वाली ने भी बहुत प्यार दिया उनको, बहुत प्यार दिया, क्योंकि लोग काम देखते हैं, बातें नहीं देखते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।